In the previous two videos, I have already explained you the chapter on Jennifer's tiger. In this video, we will discuss some important topics related to the poem. First of all, a short biography that is about the poet Anthony Rich. Now, Anthony Rich वॉज एन अमेरिकन पोएट. मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो एक अमेरिकन पोएट है. शी बिलोंग टू USA. वो एसेइस्ट भी हैं और रेडिकल फेमिनिस्ट भी हैं. मतलब वो फेमिनिज्म में विश्वास रखती हैं. वो फीमेल्स के लिए कुछ करना चाहती हैं. बहुत सारे वुमेंस मूवमेंट हैं जिनमें उन्होंने पार्ट भी लिया है. शी वॉज कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रीड एंड इन्फ्लुएंशियल पोएट्स ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century एंड शी वॉज क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग इन टू द फोर द ऑपरेशन ऑफ वुमेन. तो उनकी पोएम्स के थ्रू वो दिखाना चाहती हैं कि जो वुमेन में ऑपरेशन हो रहा है, जैसे उनको दबाया जा रहा है, जैसे उनको सप्रेस किया जा रहा है, वो गलत है. तो इसके अपनी एसेस के थ्रू, अपने पोएट्स के थ्रू उन्होंने काफ़ी बदलाव भी लाई हैं वो सेकेंड हाफ ऑफ द सेंचुरी में. जो थीम है इस पोएम की वो है The theme of the poem is Aunt Jennifer's Tiger by Anthony Rich is how the power of the patriarchy controls women form but not their minds. इसका मतलब है कि जैसे जो सोसाइटी जिस तरीके से बनाई गई है कि मेल डोमिनेंट होंगे, मेल ऊपर होंगे, वुमेन नीचे होगी, तो ये जो पैट्रियार्की बनाई गई है सोसाइटी के थ्रू, ये जो कि कैसे सोसाइटी कंट्रोल होगी, कौन कंट्रोल करेगा, किस पर कंट्रोल करेगा, ये जो बनाई गई है ये कहीं ना कहीं एक विमेन को तो कंट्रोल कर सकती है पर उसके माइंड को, जो वो चाहती है अंदर से, उसकी विशेस को कंट्रोल नहीं कर सकती है. जैसे कि हमने देखा इस पोएम में कि दो शी इज़ अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड बट जो उसका माइंड है दैट विशेस फॉर फ्रीडम. The poem makes this point by presenting the wild, interesting, powerful tiger embroidered by Aunt Jennifer and contrasting them with Aunt Jennifer, the oppressed wife. तो यहाँ पे दो contrasting nature, opposite natures यूज़ हुए हैं. एक तरफ Aunt Jennifer है जो बहुत ही दबी हुई, सहमी सी, डरी हुई वाइफ है, और दूसरी तरफ उनका खुद का बनाया हुआ एम्ब्रॉयडरी टाइगर है जो डिसेप्ट कर रहा है उनकी खुद की विशेस टू बी फ्री, टू बी फियरलेस. ओके, जो सेकेंड थीम है वो है द पोएम डील्स विद द पैथेटिक कंडीशन ऑफ मैरिड वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड. ऑन जेनिफर इज़ अ सिंबल ऑफ ऑल मैरिड वुमेन हु आर सफरिंग एट द ऑपरेसिव हैंड्स ऑफ अ पैट्रियार्कल सोसाइटी. नाउ जो सेकेंड थीम है वो है पैथेटिक कंडीशन. कितनी बुरी हालत है मैरिड वुमेन की. एक मेल है जो डोमिनेट करता है विमेन पर, और जो वुमेन है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो कितनी बुरी कंडीशन में है जब वो मैरिड हो जाती हैं. उन्हें अपनी सारी हस्बैंड की विशेस फुलफ़िल करनी पड़ती है. जस्ट आफ्टर द मैरिज उनकी डेथ तक उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ यही सब करना पड़ता है. उसके बाद दे कांट डू अ जॉब आउटसाइड. उन्हें डिपेंडेंट रहना पड़ता है, ईदर वो मनी के बेसिस पर हो या वो किसी भी बेसिस पर हो, उन्हें डिपेंडेंट होना पड़ता है. वो सिर्फ़ और सिर्फ सोसाइटी से तभी एक्सेप्टेड होती हैं जब वो सिर्फ होम मेकर होती हैं, सिर्फ हाउस वाइफ होती हैं. दे डोंट हैव एनी फ्रीडम कि वो बाहर जाके जॉब कर पाएँ, इंजॉय कर पाएँ. उन्हें हर चीज़ में परमिशन की ज़रूरत होती है. तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उनकी मैरिड लाइफ पैथेटिक हो चुकी है. तो उस टाइम में उस दौर की अगर हम बात करें तो जो मेन हैं वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटेड होते थे. वो विमेन को बहुत ज़्यादा दबा कर रखना चाहते थे. तो यही चीज़ बताई गई है कि कैसे एक विमेन जब वो शादीशुदा हो जाती है कैसे वो सफ़र करती है अपनी, और वो सहती रहती है पर वो कुछ बोल भी नहीं पाती है. और ये सिर्फ़ और सिर्फ किसकी वजह से होता है? क्योंकि मेल जो जेंडर है उसकी वजह से, बिकॉज शी इज़ अ वुमेन. और वो मेल से सप्रेस होगी, ये एक सोसाइटी ने ये दायरा बना दिया गया है, इसीलिए वो सफ़र करती है. ओके, द बैकग्राउंड. नाउ द बैकग्राउंड ऑफ दिस पोएम इज द फ्रीडम हैज़ ऑलवेज बीन एन इम्पॉर्टेंट वैल्यू इन द यूनाइटेड स्टेट्स दैट मोस्ट पीपल आर नॉट विलिंग टू गिव इट अप. रैल्फ वाल्डो एमर्सन, ये एक राइटर थे, 1800s के टाइम के ये राइटर हैं. reminded Americans of their right of liberty at the time when many people started to conform to established norms. Now, हमेशा
फ्रीडम हमेशा एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू रही है यूनाइटेड स्टेट्स में। जो पीपल हैं वो इसको गिव अप करने के लिए नहीं है, इसके अगेंस्ट है वो। सो एक राइटर हैं जिनका नाम रैल्फ वाल्डो एमर्सन है, जो 1800 के टाइम के हैं। वो रिमाइंड कराते रहते हैं हमेशा अपने पोएम्स के थ्रू, हमेशा अपनी राइटिंग्स के थ्रू, कि कैसे जो राइट ऑफ लिबर्टी है वो सबके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। और ये वो टाइम है, ये वो दौर है जब जो डोमिनेंट जेंडर है, जो सोसाइटी को डोमिनेट करता है, वो अपने खुद के रूल्स, खुद के नॉर्म्स बनाना चालू कर दिए थे जिन्होंने। ही वॉइस्ड हिज ओपिनियंस अबाउट द लॉस ऑफ फ्रीडम एंड इन्वाइटेड सोसाइटी टू रियलाइज दैट दे आर रिलिंक्विशिंग देयर राइट्स। मतलब उन्होंने अपनी वॉइस के थ्रू, अपनी राइटिंग्स के थ्रू, अपने पोएट्स के थ्रू उन्होंने ये ओपिनियन दिया था कि किस तरीके से सोसाइटी एक वुमेन की फ्रीडम को ख़त्म कर रही है, और किस तरीके से मेल डोमिनेट करते हैं विमेन को, और किस तरीके से जो सोसाइटी है विदाउट एनी रियलाइजेशन कि ये कहाँ पे किस रिज़ल्ट में जाके किसी को हर्ट हो रहा है, किसी को प्रॉब्लम हो रही है, ये बिना सोचे समझे कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस एक सोसाइटी ने बना दिए हैं। तो उस चीज़ को हटाने के लिए वो अपने ओपिनियंस और अपनी राइटिंग्स के थ्रू कोशिश करते थे। ईयर्स लेटर हिज व्यूज़ हैड स्टिल एन इम्पैक्ट ऑन सिटीजन्स। काफ़ी सालों तक इस चीज़ का इम्पैक्ट लोगों पे रहा भी। एड्रिने रिच, अ पोएट ऑफ मिड 1900s, नाउ ये जिन्होंने पोएम लिखी है ऑन जेनिफर्स टाइगर, इनकी जो ये राइटर हैं एड्रिने रिच, ये भी मिड 1900s की हैं। ये भी इनका भी विचार कुछ ऐसा ही था। She wrote a poem in 1951 called On Jennifer's Tiger, which exhibited her opinions about living a life of reliance on others. तो इन्होंने ये जो थीम जो उभर के लाई है वो ये है कि कितना मुश्किल होता है किसी पे डिपेंडेंट होकर जीना, कितना मुश्किल होता है जब आपको कोई ऑप्रेस करता है, आपको कोई दबाता है। तो इस थीम पर उन्होंने ये पोएम लिखी है। द मैसेज गिव इन दिस पोएम इज़ a statement of conflict in women's, specifically between the impulse to freedom and imagination. Aunt Jennifer wants a life that she embroiders on the panel. She wants a colorful, vibrant life which every woman should have the power to create. Now, इस जो मैसेज दिया गया है वो ये है कि किस तरीके से विमेन एक स्पेसिफिकली अपनी लाइफ कैसी चाहती है। वो चाहती है कि वो रंग बिरंगी हो, वाइब्रेंट कलर्स हो, इन्जॉयमेंट हो, और वो हर एक वुमेन की का राइट होता है कि वो अपनी लाइफ अपने तरीके से क्रिएट कर पाए, उसके पास ये पावर होनी चाहिए। बट कैसे उसको उसकी जो यही जैसी लाइफ है, जैसी वो चाहती है, वो सिर्फ इमेजिनेशंस में रह जाती है, क्योंकि इन रियलिटी उसके पास ना फ्रीडम है, वो डरती है, वो अपने हस्बैंड से ऑप्रेस रहती है। शी इज़ स्केयर ऑफ हर हस्बैंड। The tone of the poem is, the tone appears to be positive and cheerful when the poet describes the tiger, but it becomes sad and dull at the time when describing Aunt Jennifer. तो ये दोनों ही तरीके की टोन है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव किस तरीके से है, जब पोएट डिस्क्राइब करता है टाइगर को कि कैसे वो अनअफ्रेड है, ब्रेव है, ही बाउंस हेयर एंड देयर, ही जम्प्स हेयर एंड देयर, और ही इज़ फियरलेस। तो ये सब डिस्क्रिप्शन पॉजिटिव है टाइगर को करते हुए। और जैसे ही पोएट ऑन जेनिफर को डिस्क्राइब करते हैं वो डल और सैड हो जाता है, कैसे वो ऑप्रेस्ड हैं, कैसे डिपेंडेंट हैं, कैसे उनकी मैरिड लाइफ एब्यूजिव है, एक्सेट्रा। सो वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. I want you to go through the explanation, and if you have any doubt you can ask. Thank you.